हेलो दोस्तों, तो आपकी ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। आज के आपका लेक्चर का एजेंडा बहुत सिंपल है कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज़ करके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझें। पहला क्वेश्चन आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल्स है कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स जो हैं उनसे एसोसिएटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो 3 ऑप्शंस क्या है कि जिस सॉइल में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। इसको मैं सिंपल शब्द में लिख भी देती हूँ, जिस भी सॉइल में जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। दिस इज व्हाट यू सपोज टू एनालाइज। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि सल्फर साइकिल में सॉइल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है, जब आप इरिगेशन को कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे किसी लैंड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उस लैंड की क्या हो जाएगी, सैलिनाइजेशन हो जाएगी। तो 2 मिनट क्लिप पॉज कीजिए, सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है एंड योर करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं 1 बाय 1, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा किसी भी सॉइल में उतनी ही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, जब भी किसी सॉइल की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट, जितना प्लांट एंड एनिमल्स वहाँ पे डेड होंगे उसके बाद एक मैकेनिज्म शुरू होता है। कैसे, जब प्लांट एंड एनिमल्स दे आर डेड, इन पे ना डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, राइट। डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट। आपने एनवायरमेंट डेट्रिटस फूड चेन भी पढ़ी होगी कि डेट्रिटस फूड चेन जो है डेड एनिमल से शुरू होती है, राइट। तो जब इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में, राइट। और ये जो पूरा एंड रिजल्ट है, दिस गिव्स राइज टू समथिंग कॉल्ड हमस, राइट। और हमस की प्रॉपर्टी क्या है, व्हेनेवर देयर इज मोर हमस द वाटर रिटेंशन सॉल्युबल कैपेसिटी इज enhanced. So basically humus enhances the water retention capacity of the soil, which means the more humus is there, the more water holding capacity of the soil. How will we come to more humus? ज़्यादा humus कब होगी, जब ज़्यादा organic matter होगा, ज़्यादा decomposition होगी, ज़्यादा nutrients release होंगे, ज़्यादा humus होगा, ज़्यादा water retention capacity होगी। इसका मतलब है जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही हमस ज़्यादा होगा, उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो कुछ और बोल रहा है। यहाँ तो बोल रहा है कि जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुआ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था, राइट। मोर ऑर्गेनिक मैटर, मोर डिकम्पोजिशन, मोर न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिलीज्ड इनटू द सॉइल, मोर हमस, more water holding capacity, because humus की property है to enhance the water retention capacity। ठीक है जी। ना एक ना कॉमन सेंस भी है, एक पॉइंट जो आप याद कर सकते थे while thinking about this option। अगर हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करनी होती तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि इंडिया में ऐसी कौन सी सॉइल होगी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। आपको जो आंसर दिमाग में आना चाहिए था दैट वाज सैंडी सॉइल, एंड द स्टेट जो आपको याद आना चाहिए था वो था राजस्थान। और आपको यहाँ सोचना चाहिए था ये जो सैंडी सॉइल्स हैं, राजस्थान आपको पता है कितना एरिड रीजन है, तो इसका मतलब है वहाँ के सॉइल की कैपेसिटी टू होल्ड वाटर तो कम होगी, राइट। सैंडी सॉइल में तो है ही सैंड बहुत ज़्यादा, सिलिका कंटेंट इतना, उसका तो ऑर्गेनिक मैटर ही बहुत ज़्यादा कम है। इससे आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए था कि सैंडी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगी। यानी कि कोई भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम कब होगी, जब उसका ऑर्गेनिक मैटर भी उतना ही कम होगा, राइट। तो इस लॉजिक से भी आप जो है पहले ऑप्शन को गलत प्रूव कर सकते थे। तो कभी कभी अगर हमें एग्जैक्ट लॉजिक नहीं भी आता है, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो द आंसर कैन बी देयर। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर हमस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू आस्क कि क्या उन्हें ज्योग्राफी की 11th और 12th की एनसीईआरटी को छोड़ के और भी कोई एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो यस, 6 to 12th आप सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आप 100% क्वेश्चंस का जो है आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन कहता है कि सॉइल का तो कोई रोल ही नहीं है सल्फर साइकिल में। एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। जितनी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, चाहे नाइट्रोजन साइकिल है, चाहे सल्फर साइकिल है, राइट, सभी में सॉइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, प्लांट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इन टर्न सॉइल से एसोसिएटेड है। सो ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऑप्शन तो गलत है।
थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, जब आप किसी लैंड में कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरिगेशन करते रहेंगे, उस लैंड की क्या हो जाएगी, सैलिनाइजेशन हो जाएगी। तो बेसिकली सैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है इन रीजन्स में। जब इरिगेशन की वजह से सॉइल में एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट बढ़ने लगे तो आप उस टर्म को कहते हो इरिगेशन सैलिनिटी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, इरिगेशन सैलिनिटी, राइट। और ये जो इरिगेशन सैलिनिटी है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रीजन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हुआ तो जो अंडरग्राउंड सॉल्ट्स होते हैं ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ऊपर वाले रीजन्स भी अल्टीमेटली सलाइन टर्न हो जाते हैं, जिससे कि क्रॉप की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये तो चलिए बेसिक लॉजिक था। इन केस आपको नहीं भी पता था, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो ये पंजाब में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है कि पंजाब में क्योंकि इरिगेशन बहुत ज़्यादा की गई है, राइट, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलिनिटी हो चुकी है सॉइल में। तो अगर आप करंट अफेयर्स भी देख रहे हो तो भी थर्ड ऑप्शन कैन बी आंसर्ड। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को दोबारा देखें तो हमें पता है कि जितना ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो the first option is wrong. Second, soil does play a role in the sulfur cycle. तो ये भी wrong. Third correct होगा, irrigation salinity का concept है। तो आपका आंसर क्या है, 3 only। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक्सेसिवली या इनअप्रोप्रिएटली यूज करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को तो उनका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं। तो 3 ऑप्शंस क्या कहते हैं कि अगर आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को सही से यूज नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रोलिफरेट हो जाएंगे, राइट, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल की एसिडिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आप यूज करो तो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की लीचिंग हो जाएगी। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए इन तीनों में से क्या करेक्ट है, एंड योर आंसर इज 2 and 3 ओनली, ठीक है जी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं वन बाय वन। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका कि अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स सही से यूज ना किए जाएं तो नाइट्रेट की लीचिंग हो जाएगी ग्राउंड वाटर में। तो ऐसा होता है कि इन पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स में, राइट, जो अमोनियम फर्टिलाइजर्स हैं, राइट, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा नाइट्रेट का कंटेंट होता है। नाइट्रेट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है कि एक बार पानी में घुल गया तो ये बहुत ही समय तक जो है उस पर्टिकुलर रीजन में रहता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये ऑल्दो आप इसको जब अप्लाई करते हो इनिशियल लेयर्स में होता है, इवेंचुअली इट पर्कोलेट्स डाउन टू द ग्राउंड वाटर। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुल चुका होता है। तो जितना ज़्यादा आप ये फर्टिलाइजर्स यूज करोगे उतना ही नाइट्रोजन जो है ग्राउंड वाटर में लीच हो जाएगा, ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, जितना आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज करते हो उतना ही जो है आपका हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज होता है। जितना ज़्यादा आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा उतना ही आपकी किसी भी सॉइल की एसिडिटी जो है ये इंक्रीज होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, right? So yes, the more fertilizers you use, the more nitrogenous fertilizers you use, the acidity of the soil increases. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि जितना आप ये फर्टिलाइजर्स यूज करोगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है इंक्रीज होंगे। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको प्लांट्स जो है ऐसा का ऐसा नहीं ले पाते, राइट। तो बीच में आपके इस नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं और इस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में बदल देते हैं जिस फॉर्म में आपके प्लांट्स इसको यूज कर सके, राइट। तो जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे, राइट, उसका द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोर फर्टिलाइजर यू यूज द मोर it'll nourish your soil, yes, but it will not increase the number of nitrogen fixing bacteria. अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाए, जितना फर्टिलाइजर एक्ट करो तो जितना भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो तो बहुत ही ज्यादा कन्वर्ट होता जाए इन दी फॉर्म्स दैट प्लांट कैन टेक। तो इवेंचुअली सारा नाइट्रोजन ही सारे के सारे बैक्टीरिया यूज कर लें, बट ऐसा तो नहीं होता बिकॉज इस पूरे प्रोसेस का एजेंडा है नाइट्रोजन
नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज करना जिसको प्लांट्स जो है ले सके. इट हैज नथिंग टू डू विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ दीज बैक्टीरियाज. ठीक है जी. तो ये चीज़ जो है वहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझने वाली है. ठीक है. तो अगर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊं तो यस, अगर आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है और एसिडिटी इंक्रीज होती है. नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल है तो लीच कर जाता है ग्राउंड वाटर में, यस. लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या नहीं बढ़ती है. तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? 2 and 3 ओनली. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेरी सिंपल मैप से एसोसिएटेड क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जब बहुत सारे सीज एसोसिएटेड होते हैं, कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शन से आंसर निकाल लें. यू डोंट हैव टू वेरीफाई ऑल दी ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डी देखूँ तो कैस्पियन सी में कजाकिस्तान आता है. ठीक है. तो D4 वाले ऑप्शंस होंगे मेरे पास, यानी कि मेरे पास ए और डी तो हट ही जाते हैं. ठीक है. अब अगर मैं और आगे जाऊँ तो येलो सी वुड बी एसोसिएटेड विद चाइना, सो C2. तो आपका आंसर है सी. ठीक है. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस. ठीक है जी. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, कैस्पियन सी से एसोसिएटेड कजाकिस्तान एक कंट्री थी, वहां से हमने शुरू किया था. सो एक तरह का ये भी क्वेश्चन आता है कि विच कंट्रीज सराउंड कैस्पियन सी. ठीक है. तो इसके लिए जो आपको चीज़ याद रखनी है, दीज आर कॉल्ड तारिक कंट्रीज, राइट. तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान. तो ये भी एक एक्रोनियम है जो कि आप याद कर सकते हैं. ठीक है जी. सिंपल था. चलिए आगे बढ़ते हैं ना. 2 स्टेटमेंट्स हैं आपको, असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन क्या कहता है? मैंग्रोव्स बहुत ही स्पेशलाइज तरह के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली उन रीजन्स में जो सी कोस्ट के पास होते हैं. इसका रीजन क्या है कि दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड दे एक्ट एज बल्वर्क अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट बाय द सी. तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, राइट. एंड योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देखिए होता क्या है, मैंग्रोव्स ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं. यूजुअली उन रीजन्स में होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर और कोस्टल वाटर या मरीन वाटर एक साथ आते हैं, राइट. बेसिकली कोस्ट के आसपास होते हैं. सुंदरबन समझ लीजिए आप, या जो डेल्टा रीजन्स होते हैं कोस्ट के पास, वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं कि मिक्सिंग ऑफ वाटर है और फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर की बात होती है. एंड ये स्पेसिफिकली बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं. इनका एडवांटेज क्या होता है? ये कोस्टल इरोजन से बचाते हैं, राइट. कि मान लीजिए कि क्योंकि सी के आसपास जो है ये होते हैं, कोस्टल रीजन्स में होते हैं, तो जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो ये उन्हें रोक लेते हैं, राइट. और सी को इंक्रोच नहीं करने देते, आगे नहीं बढ़ने देते, राइट. तो यस, ये भी सही है कि ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं कोस्ट के पास. और ये भी सही है कि ये कोस्टल इरोजन को रोकते हैं, शोर लाइन को स्टेबलाइज करते हैं. लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का पार्ट नहीं है. कहने का मतलब क्या है कि असर्शन क्या था कि मैंग्रोव स्पेशलाइज फॉरेस्ट है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं. नाउ द रीजन व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है वहाँ पे जहाँ ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट. इसका रीजन ये नहीं है कि वो शोर लाइन को स्टेबल कर देते हैं या वो इंक्रोचमेंट्स को जो है बाय द सी रोक देते हैं. सेपरेटली द स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट आर बोथ आर ट्रू, लेकिन असर्शन का रीजन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, राइट. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए. ठीक है जी. याद रहेगा. सिंपल था. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमको ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि बोथ आर ट्रू, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, राइट. तो ये जो छोटी छोटी ट्रिकी चीज़ें हैं इनसे हमने एस्केप होना है. चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ये भी एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है, इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. वाई? कि अगर मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया, शायद अगर मैं उसको कंपेयर करूं विद ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उनके जितना क्विकली जो है ये रीजनरेट ना हो.
तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है, क्योंकि इसकी जो सॉइल है ये डेफिशिएंट होती है न्यूट्रिएंट्स में। अब होता क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन सॉइल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होती है। इसका रीज़न क्या होता है, सिंपल सा रीज़न है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट्स बन भी रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे बनेंगे, बाय द वे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काम आना चाहिए। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कब बनेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। व्हेन इन दी सॉइल दिस बायोडाइवर्सिटी डाइज, देन व्हाट हैपेंस, जो हमने पूरा मैकेनिज्म समझा था कि यहाँ पे इन पे डिकम्पोजेस एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, सॉइल में जाते हैं, हमस बनती है, राइट। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनते जा रहे हैं, ऑल द बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बह जाते हैं, राइट, एक जगह पे स्टिक करते ही नहीं। सो इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ biodiversity, there's a lot of rainfall, but because of rainfall these nutrients can't stand there and they are washed away। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये जो पूरा न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट है, किसी और क्वेश्चन में आपने लॉजिक पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आ गई। दूसरी एक और दिक्कत क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की टेंडेंसी है कि जैसे ही सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड हुआ, ये न्यूट्रिएंट क्विकली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट सॉइल में स्टोर रह ही नहीं पाते। तो ये भी एक रीज़न है कि हमेशा ही न्यूट्रिएंट डेफिसिट रहती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो 2 रीजंस क्या थे, पहला न्यूट्रिएंट डेफिसिट क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है रेनफॉल होती रहती है और आपके न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे प्लांट्स की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बने, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है सॉइल में स्टोर नहीं कर पाते, जिस वजह से यहाँ की सॉइल हमेशा ही न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती, न्यूट्रिएंट डेफिसिट होती है। तो मान लो कि एक बार अगर ये फॉरेस्ट रिमूव हो गया, ऑलरेडी कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिसिट सॉइल थी, जबकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट्स बन रहे थे। मान लीजिए जब आपने इसको रिमूव कर दिया तो कितना ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए दोबारा खुद को रीजनरेट करना। ठीक है जी, इसलिए आपका ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। ठीक है जी, तो आई होप वी हैव लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट्स टुडे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।